बच्चों क्या बात है आज? सारे जुड़ नहीं रहे, आज क्लास नहीं है क्या हमारी? अरे बच्चों, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? क्या बात है, बच्चे आ रहे जा रहे। आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए टॉपिक। आपका पेपर किस पे बनाऊं, कौन कौन से चैप्टर रखूं? चैप्टर क्या है भाई? एक तो सेल साइकिल, और दूसरा चैप्टर क्या बताया था, जल्दी बताओ। अच्छा, फोटोसिंथेसिस। दो ही हैं बस? चलो, ये तो मैंने नोट कर लिया, अभी इसमें पेपर बना दूंगा। आज कल है क्या पेपर हमारा? कब है पेपर, कब है भाई? पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। मैं चलो ठीक है। अभी आप ये बताओ, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन दिख रही है, और ये स्ट्रक्चर दिख रही है क्या, मैकेनिज्म? ये हमने देखा, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब, एक ब्रीथ का मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग का मतलब एक इंस्पिरेशन प्लस एक एक्सपिरेशन। एक बार सांस अंदर लेना और बाहर निकालना, उसको एक श्वसन बोलेंगे, एक ब्रीथ बोलेंगे। तो ब्रीथिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? दो इवेंट इसमें होती है, इंस्पिरेशन, एक्टिव इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स, एंड एक्सपिरेशन, पैसिव एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। ये आप एक ब्रीथ बोलेंगे। और इंस्पिरेशन में क्या क्या इवेंट होती हैं, ये सबसे पहले हम देखेंगे। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डायफ्राम है वो डोम शेप है, वो क्या हो जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये फ्लैट एंड बन जाएगा। इसके साथ में दूसरी इवेंट क्या होगी? इंटर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं? इन रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। तो बाहर वाली जो इंटरकोस्टल मसल्स है, रिब्स के बीच की जो मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से जो चेस्ट केज है, रिब केज है, वो अपवर्ड मूवमेंट करता है, ऊपर की ओर, बाहर की ओर फैलता है। यहाँ एरो से भी दिखाया गया है, वो चेस्ट केज को, रिब केज को ऊपर की ओर ले जाता है। और डायफ्राम स्ट्रेट होने से चेस्ट के जो वो उसका वॉल्यूम है वो नीचे की ओर भी बढ़ता है। तो कहने का मतलब है, चूंकि इस जो लंग्स होते हैं वो स्पंजी होते हैं, इसलिए ये नीचे की ओर फैल रहा है, साथ में बाहर की ओर भी फैल रहा है। तो लंग्स का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर की एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। जब एयर प्रेशर डाउन हो जाएगी, तो आपको बच्चों पता है कि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम इट्स हायर एयर प्रेशर टू इट्स लोअर एयर प्रेशर। तो हवा अधिक एयर प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूव करती है। ये लंग्स फैले, लंग्स के फैलने की वजह से एयर प्रेशर है वो कम हो गया। तो बाहर का एयर प्रेशर ज्यादा है, एयर है वो कहाँ आ जाएगी? आपके लंग्स के अंदर आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हैं? इंस्पिरेशन बोल रहे हैं। दो इवेंट यहां पर साइमल्टेनियसली हो रही हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका रिजल्ट क्या होगा? डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से वर्टिकल वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस इंक्रीजेज। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस है, मतलब ऊपर नीचे का भाग है वो फैलता है लंग्स का। और रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप, वॉल्यूम इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस इंक्रीजेज। डोर्सोवेंट्रल का मतलब है कि ये आगे पीछे का एरिया है, वो जब फूलेगा तो लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा।
और इन दोनों का जो कलेक्टिव जो इफेक्ट होता है वो क्या है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस। आपके पूरे थोरेक्सिक पार्ट है, चेस्ट पार्ट है, उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। थोरेसिक प्रेशर डिक्रीजेज। जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जब लंग्स फैलेंगे, तो इनके अंदर भरी हुई एयर है वो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसका प्रेशर है वो कम हो जाएगा। लंग्स एक्सपांड एंड पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेज। लंग्स फैलेंगे और पल्मोनरी का मतलब लंग्स से रिलेटेड है, पल्मोनरी वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेज। तो जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, एयर प्रेशर है, जिसको आप इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोल रहे हैं, वो डिक्रीज हो जाएगा और उसका परिणाम होगा एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। बाहर से एयर है वो अंदर आ जाएगी। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, इंस्पिरेशन कहलाती है। ये एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, उनकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है लंग्स का और एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है एक्सपिरेशन। कोई बच्चा इंतजार तो नहीं कर रहा है? बेटा एक कोई भी एक बच्चा कोई आया था, सुनीता गिल के नाम से आया था, वो कौन था भाई? सुनीता गिल की है? अच्छा, आशा थी तो अभी आज कोई वो है नहीं, आशा आ चुकी है क्या अभी? चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में एयर आपके लंग्स के अंदर आ गई है, फिर उसको बाहर एक्सपेल करना है, बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने वाली प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, एक्सपिरेशन कहलाती है। और एक्सपिरेशन में जो इंस्पिरेशन में जो इवेंट हुई थी जस्ट उसका उल्टा होता है। डायफ्राम जो स्ट्रेट हो गया था वो वापस क्या हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो ये क्या करेगा, लंग्स को नीचे से दबाव डालता है, लंग्स को नीचे से उठाता है, तो उससे लंग्स का वॉल्यूम कम होगा। साथ में ही वहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, यहां पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या होती हैं, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। एक्सटर्नल तो रिलैक्स होंगी और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और उसका रिजल्ट होगा कि लंग्स हैं वो, ये आपका चेस्ट केज है वो अंदर की ओर डाउनवर्ड और इनवर्ड उसका मूवमेंट होता है। पहले वो आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट हो रहा था चेस्ट केज का, अभी चेस्ट केज का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। इससे बाहर की ओर से दबाव पड़ रहा है और डायफ्राम से की तरफ से भी दबाव पड़ रहा है, तो दोनों तरफ से दबाव पड़ता है। इससे क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब लंग्स का एरिया कम हो जाएगा तो इसके अंदर भरी हुई एयर है उस पर प्रेशर पड़ेगा और एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। एयर प्रेशर बढ़ेगा तो उसका परिणाम होगा कि वो बाहर की ओर एक्सपेल हो जाएगा। तो देख लेते हैं पूरी इवेंट क्या लिखी हुई है। एक्सपिरेशन, इन इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स, thoracic thorax thorax regains its ओरिजिनल पोजीशन, अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, सिकुड़न भर लेता है। थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीजेज, इससे लंग्स का वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। पल्मनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज, मतलब पूरे पल्मनस का आपके लंग्स का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा और एयर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इससे अंदर लंग्स के अंदर एयर प्रेशर ज्यादा है, बाहर एयर प्रेशर कम है, तो एयर पैसिवली रसेज आउट और मूव आउट फ्रॉम द लंग्स। एयर मूव्स आउट ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब फोर्सफुल आप सांस को बाहर जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हैं तो वो क्या प्रोसेस है वो कहलाती है, वो फोर्सिबल एक्सपिरेशन एक्सपिरेशन बोलते हैं। और वो ज्यादा एयर है वो बाहर निकाली जा सकती है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ब्रीथिंग को समझा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें दो इवेंट हो रही थी, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन।
मैकेनिज्म में आप यहां समझिए, एक्सहेलेशन में लंग्स, प्लूरा, डायफ्राम, ये आप लंग्स की पोजीशन यहां देख पा रहे हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। मतलब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब कितनी एयर हम एक सांस में खींच सकते हैं, कितनी एयर हम एक सांस में बाहर निकाल सकते हैं, और फोर्सिबल एक्सपेल एक्सपेल करने के बाद में भी, मतलब जोर लगा के बाहर निकालने के बाद में भी अगर थोड़ी बहुत एयर बचती है तो उसको क्या कहते हैं। आपके लंग्स है क्या बिल्कुल खाली हो जाते हैं, या उनमें एयर थोड़ी बहुत बची रहती है, या जोर लगा करके कितनी एयर आप खींच सकते हैं, कितनी रिलीज कर सकते हैं। ये सारी टर्म्स हैं, वो आपके कंपटीशन में भी काम आएंगी और अभी भी परीक्षा में भी काम आएंगी। सभी को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं टाइडल वॉल्यूम, टीवी किसको कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी, और कॉम्प्लीमेंटल एयर क्या होती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी, और सप्लीमेंटल एयर क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी किसको कहते हैं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी किसको बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी वीसी किसको कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी क्या है। तो सारे टर्म्स हैं वो समझेंगे, और इनकी वॉल्यूम कितना होता है, कितनी मात्रा होती है, सारा समझेंगे स्लाइड में। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम समझ लीजिए। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। कितनी हवा अंदर और ली है या बाहर निकाली है, वो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रही है, तो वो वॉल्यूम क्या कहलाएगा, टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज अबाउट 500 ml, दैट इज 6,000 टू 8,000 ml पर मिनट। मतलब कि एक बार में नॉर्मल आप कितनी एयर अंदर ले रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं, वो 500 ml है, जिसको आप टाइडल वॉल्यूम बोल रहे हैं। और आपको मालूम है कि एक मिनट में हम 12 से 18 बार सांस लेते हैं, तो 5 को 12 से गुणा कर दीजिए, 5 को 15 से गुणा कर दीजिए, तो वो एक मिनट में आपकी एयर है वो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इंस्पिरेशन में, नॉर्मल एक्सपिरेशन में रिलीज किया जाता है। तो ये कहलाती है टाइडल वॉल्यूम। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? टाइडल वॉल्यूम जो ये टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मल एयर आप अंदर ले रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, तो वो कितनी होती है, एक बार में 500 ml होती है, और 12 से 18 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक मिनट में आ जाएगा। तो ये आ रही है आपकी टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद में एक बार में जो एयर रिलीज होती है, यहां पर आईआरवी बोल रहे हैं, इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम है, कितनी सांस खींच करके आप अंदर ले सकते हैं, तो उसको टोटल कितनी है आईआरवी की रिजर्व वॉल्यूम है वो कितना हो रहा है। तो ये सारी टर्म्स है, एफआरसी, ईआरवी, आरवी, ये सारे टर्म है, हम पढ़ेंगे अभी पूरे डिटेल में यहां पर बताया गया है। देखते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी क्या होता है। ये आप यहां पर देख पा रहे हैं आईआरवी, ये वाला आईआरवी है जो नॉर्मल है। उसके अलावा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मतलब 500 ml तो आप सामान्य रूप से ले रहे हैं, परंतु जानबूझ करके सांस खींच रहे हैं, जान फोर्स लगा करके सांस खींच रहे हैं, तो कितनी एयर आप ले सकते हैं फोर्सफुली, वो क्या कहलाती है, आईआरवी कहलाती है। ये तो नॉर्मल सांस खींच रहे हैं आप यहां तक, तो इसके बाद में आप जोर लगा के कितनी खींच पा रहे हैं वो क्या कहलाता है, आईआरवी कहलाता है। या कंप्लीमेंटल एयर कहते हैं। और वो कितनी होती है कंप्लीमेंटल एयर, इट इज 2,500 टू 3,000 ml। मतलब आप नॉर्मल तो 500 ml ले पा रहे हैं, परंतु 2500 से 3,000 ml सांस खींच करके और आप अंदर ले सकते हैं। यह कैपेसिटी आपके लंग्स पर डिपेंड करती है बच्चों।
आर्मी में या मिलिट्री में भर्ती होती है, पुलिस में भर्ती होती है, तो चेस्ट का फुलाव देखते हैं, सीने का फुलाव देखते हैं, तो 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना होता है। और वो सीना कैसे फूलेगा, आप सांस अंदर खींचेंगे तब फूलेगा। तो कई लोगों को जब सांस वो नहीं खींच पाते हैं, सीना नहीं फूल पाता है, तो उनको आउट कर दिया जाता है। तो आपके लिए ये आप आईआरबी को क्या समझ सकते हैं कि लंग्स की कितनी वाइटल कैपेसिटी है, उनकी सांस लेने की कितनी क्षमता है, कितने स्वस्थ उसके फेफड़े हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपांड करवा पा रहा है, 5 सेंटीमीटर करवा पा रहा है या नहीं करवा पा रहा है। तो ये बताता है, लंग्स की कैपेसिटी बताता है। और इसको आप फोर्सिबल अगर आप सांस खींच रहे हैं तो इसको बोलेंगे आईआरबी, जिसकी मात्रा कितनी है, 2500 से 3000। इसके बाद में ईआरवी, ये नीचे वाली ईआरवी है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी और सप्लीमेंटल एयर। हाँ जी बेटा। कर दी, ये कर दी। ये लो। वाह भाई। अभी और अब चलो स्क्रीन, हाँ स्क्रीन शॉट ले लो, है ना। ये तो ईआरवी का मतलब है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और सप्लीमेंटल एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब आप नॉर्मल सांस निकालने के बाद में, सांस छोड़ने के बाद में और जोर लगा करके कितनी एयर छोड़ सकते हैं, वो है 1000 से लेकर के 1100 ml। इट इज 1000 to 1100 ml। ये कहलाती है ईआरवी। जो फोर्सिबल एक्सपेलेशन, जिसको आप एक्सपिरेशन बोल रहे हैं, कि नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद में और जोर लगा करके कितनी हवा छोड़ सकते हैं, तो वो 1000 से लेकर के 1100 ml है। और ये बच्चों आप देखिए कि हवा हमारे लंग्स में भरी रहती है। अगर वो खाली हो जाएंगे, एक बार सांस छोड़ने के बाद में वो खाली हो जाएंगे, तो आप फोर्सिबल क्या निकालेंगे। इसलिए रिजर्व वॉल्यूम है लंग्स में पाया जाता है, तो फोर्सिबल आप सांस को 500 तो आप निकाल रहे हैं, 500 और ऐड करके और 1000 ml एयर है वो आप फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर सकते हैं। इसके बाद में रेजिडुअल वॉल्यूम, आरबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन। मतलब आप कितनी जोर लगा करके भी और हवा बाहर फेंक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके बाद में भी एयर लंग्स के अंदर बची रहती है, तो वो कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी। और ये कितना होता है, इट इज 1100 to 1200 ml। आपका आरवी है, जोर मारने के बाद में भी जो हवा भरी रहती है लंग्स में, वो कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी, दैट इज 1100 to 1200 ml। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आईसी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, टीवी प्लस आईआरबी। मतलब आपने नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद में जोर लगा करके कितनी वॉल्यूम आप अंदर ले सकते हैं। एक तो ये होता है कि पहले पूरे सांस को खाली करो, खाली करके जोर लगा के अंदर लो, ऐसा नहीं करना। नॉर्मल सांस आपने निकाली है, उसके बाद में कितनी एयर आप भर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब लंग्स में कितनी सांस अंदर लेने की क्षमता है आपकी, इंस्पिरेशन कितनी करने की क्षमता है, वो कहलाएगी आईसी। एंड इट इज 3000 to 3500 ml। 3000 से लेकर के 3500 ml होती है, 3000 टू
3500 ml, that is IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। समझ में आ गई जी। इसके बाद में एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इसी तरीके की कैपेसिटी है, ईसी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, टीवी प्लस ईआरवी। मतलब आपने नॉर्मल सांस लिया, उसके बाद में जोर लगा करके कितनी सांस बाहर निकाल सकते हैं, वो कहलाती है ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एंड इट इज 1500 टू 1600 ml। 1500 से लेकर के 1600 ml आप एयर बाहर निकाल सकते हैं। नॉर्मली तो 500 ml निकालते हैं, परंतु आप नॉर्मल सांस लेने के बाद में और 1500 से लेकर के 1600 ml एयर है उसको बाहर निकाल सकते हैं। और इसके बाद में आ जाएगी बच्चों ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी, जिसको ये दिखाया है। एफआरसी है वो यहां से यहां तक की है। ये एफआरसी, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, ईआरवी प्लस आरवी, मतलब नॉर्मल सांस निकालने के बाद में कितनी हवा आपके लंग्स में रह जाती है रिमेनिंग, वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है। इट इज 2100 टू 2300 ml, 2100 से लेकर के 2300 ml एयर है आपके बची रहती है। जब आप सांस नहीं ले रहे हैं या सांस आपने रोक रखी है तो भी आपके गैसियस एक्सचेंज चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी मात्रा में एयर है वो आपके लंग्स में भरी हुई है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी आप ये देख पा रहे हैं, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन, और वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, एंड इट इज 3500 टू 4500 ml। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि आप फोर्सिबल एक्सपिरेशन करके पहले जबरदस्ती सांस बाहर निकालो और उसके बाद में कितनी हवा अंदर ले सकते हो, ये आपकी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। पहले सांस को निकालने के बाद में कितनी वॉल्यूम आप खींच सकते हैं, ये क्या हो जाएगी, 3500 से लेकर के 4500 ml हो जाएगी। या आप कितनी एयर फोर्स्ड इंस्पिरेशन किया आपने, मतलब जोर लगा करके सांस खींचा है, उसके बाद में कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, वो क्षमता है, वो भी क्या कहलाती है, वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। यह आपके लंग्स की फुलाव या फैलाव को बताता है। समझ में आ गई भाई? आपके पास में फेफड़े हैं, हर एक बच्चे के पास में दो दो फेफड़े हैं। मैंने रिकमेंड किया था भगवान से कि इनको सबको दो दो फेफड़े दें, तो आप ये लंग्स में कितनी एयर भर सकते हैं, कितनी रिलीज कर सकते हैं, ये बच्चे एक्सरसाइज करके देखना है। फोर्सिबल कितनी निकाल सकते हैं, फोर्सिबल कितनी एयर ले सकते हैं, वो लंग्स की एक्सरसाइज करनी है बच्चों। ठीक है ना? इसलिए किताबों पर निर्भर नहीं रहना, आप ये करके देखना है आपको। और लास्ट में नेक्स्ट आ जाइए, टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी जिसको बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पिरेशन, आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी और वीसी प्लस आरवी, दैट इज इट इज 5000 टू 6000 ml, दैट इज टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। वो फेफड़ों की क्षमता है, उसको टीएलसी बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके लंग्स की कैपेसिटी से रिलेटेड है, सांस लेने की क्षमता के आधार पर बांटे हैं, उनके बारे में चर्चा करी। अभी आप ये देख लीजिए, लैरिंग्स के जस्ट बाद में ट्रेकिया आ जाती है। ट्रेकिया पर सी शेप की रिंग छल्ले पाए जाते हैं कार्टिलेज के, जो उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये सी शेप के रिंग हैं, वो आगे भी जाते हैं। पहले ये ट्रेकिया है, दो पार्ट में आपके डिवाइड होगी तो ब्रोंकाई कहलाएगी, ब्रोंकाई है वो और आगे सब डिवाइड होगी,
ब्रोंकियोल्स कहलाएगी, और ब्रोंकियोल्स है वो लास्ट में एंड होती है एल्वोलाई में। तो इस तरीके से ही आपकी ये पूरा जाल मिलता है, नेटवर्क मिलता है। तो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम नोस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंकाई नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड डेड स्पेस। डेड एयर वॉल्यूम इज अबाउट 150 ml। मतलब जो भाग गैसियस एक्सचेंज में, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज में तो ये पार्ट इन्वॉल्व होगा, एल्वोलाई का पार्ट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या पर लगे हुए पूरा जाल है, नेटवर्क है किसका, ब्लड कैपिलरीज का। तो ब्लड कैपिलरीज और एल्वोलाई वॉल है वो एक्सचेंज मेम्ब्रेन बनाती है। तो ये पार्ट है रेस्पिरेटरी पार्ट कहलाता है, जो रेस्पिरेशन में मतलब एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। बाकी जहां पर भी एयर भरी हुई है, क्योंकि ये खाली नहीं होता, यहाँ जितने भी ये ट्यूब्यूल्स हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, या ब्रोंकाई है, या ट्रेकिया है, यहाँ जो एयर भरी हुई है वो डेड एयर है, ये एक्सचेंज में काम नहीं आ रही है। ये तो अंदर आएगी बाहर जाएगी। तो ये स्पेस जो रास्ते में जब भरी हुई एयर है वो क्या कहलाती है, डेड एयर वॉल्यूम कहलाती है। और वो कितना होता है, लगभग 150 ml आपके इनमें पूरे रास्ते में भरा हुआ है, ट्यूब्यूल्स में भरा हुआ है। सॉरी। इसके बाद में रेस्पिरेटरी साइकिल एंड इंस्पिरेशन प्लस एंड एक्सपिरेशन। एक रेस्पिरेटरी साइकिल, ये एक ब्रीथ किसको बोलेंगे, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन को मिला करके एक रेस्पिरेटरी साइकिल बोलते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग रेट 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट होता है इंसान का। और स्पाइरोमीटर रेस्पायरोमीटर टू मेजर द रेस्पिरेटरी रेट, कितनी रेस्पिरेशन ब्रीथिंग बच्चे की या इंसान की आ रही है, वो उसको स्पाइरोमीटर या रेस्पिरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। और अभी हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैस एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहां पर गैस एक्सचेंज होता है बच्चों, अभी हमने पढ़ा डेड स्पेस क्या था, यहां पर ये ट्यूब के अंदर अगर एयर भरी हुई है तो वो एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है एल्वोलाई की एयर, क्योंकि इनके ऊपर आप देख रहे हैं ये जाल मिल रहा है, नेटवर्क मिल रहा है, जो एक्सचेंज करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर होता है, बाकी स्पेस है वो डेड एयर है, वो इनमें डेड स्पेस में भरी हुई होती है। तो इस डिस्कशन में हम करेंगे गैस एक्सचेंज क्या होती है, कहाँ कहाँ पर एक्सचेंज पाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ये एल्वोलाई आप देख पा रहे हैं, और एल्वोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। ये एल्वोलाई प्राइमरी साइट है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। आप देख रहे हैं ये एयर सैक या एल्वोलाई के पूरा ऊपर जाल मिलता है ब्लड कैपिलरीज का। ब्लड फ्लो पल्मनरी वेन्यूल कहलाएंगी, पल्मनरी आर्ट्रियोल कहलाएंगी, ब्लड फ्लो कैपिलरी नेटवर्क, ये ब्लड कैपिलरीज का पूरा जाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो उसके ये जाल यहाँ पर मिलता है। गैस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड एंड टिश्यूज। तो दो जगह पर यहाँ एक्सचेंज हो रहा है। वैसे तो हमने तीन जगह पर पढ़ा, पहले एटमोस्फियर टू लंग्स पढ़ा, जहां पर गैसें हैं वो सीधी एल्वोलाई तक पहुंच रही थी। इसके बाद में एल्वोलाई से ब्लड में जाएगी, एयर है वो O2 है वो जाएगी ब्लड में, ब्लड कैपिलरी में, और CO2 ब्लड कैपिलरी से किस में आ जाएगी, एल्वोलाई में आ जाएगी। तो पहला एक्सचेंज क्या हो रहा है, एल्वोलाई एंड ब्लड के बीच में पहला एक्सचेंज होता है। इसके बाद में ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर आ गई है, वो ब्लड से वो पहुंचेगी फिर कहां पर, ब्लड से पहुंचेगी वो टिश्यूज में। तो दूसरा एक्सचेंज होगा ब्लड टू टिश्यूज, टिश्यूज टू ब्लड। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज बाई सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ जो डिफ्यूजन हो रहा है ये कौन से डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर O2 और CO2 है उनकी कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। एल्वोलाई में क्योंकि एयर बाहर से आ रही है तो एल्वोलाई में O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि ब्लड है वो टिश्यूज से आ रहा है तो वहां पर
CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो O2 है वो ब्लड में चले जाएगी और CO2 है वो एल्वोलाई में आ जाएगी। गैस एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर पर निर्भर करता है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग गैस एक्सचेंज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? गैस एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट वन, प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि एयर प्रेशर है उसमें उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कितना है, वो पहला इसमें फैक्टर बनता है। दूसरा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, की वो गैसों का सोल्युबिलिटी कैसी है, वो उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में या एक्सचेंज मेम्ब्रेन में सोल्यूबल होगी या डिफ्यूज्ड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तीसरा है थिकनेस ऑन मेम्ब्रेन्स, कि ये जो एक्सचेंज मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस पर भी निर्भर करता है। और तीसरा है सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन लंग्स, कि सरफेस एरिया है उस पर भी ये डिपेंड करता है कि कितना सरफेस एरिया इसका बनता है। अगर सरफेस एरिया एक्सचेंज का कम होगा तो गैसियस एक्सचेंज कम होगा। और आपको पता है कि एल्वोलाई है वो पूरा जाल बनाती है, पूरे गुच्छे बनाते हैं और लंग्स को स्पंजी ये अपीयरेंस देते हैं। इसकी वजह से ही सरफेस एरिया एल्वोलाई है वो उनका बढ़ जाता है और गैसियस एक्सचेंज है वो आसानी से हो पाती है। डमो, डमो, अरे कैसे आवाज सिनारी ठीक ठाक है क्या? ए, अरे आवाज सी ना आ रही, मैंने कहा ही होगा। चलो बच्चों, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी, जी। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं बच्चों, इनको आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको अलग से भी वो समझा दूंगा। ये सबसे पहला फैक्टर जो कि गैस एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस कर रहा था वो था प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है दो स्थान का, जो दो स्पेस का, दो जगह का जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। आप ये देख पा रहे हैं ये एल्वोलाई है, तो यहाँ कंसंट्रेशन है वो अलग है और ब्लड कैपिलरी है इनका कंसंट्रेशन अलग है। तो दो स्थान का कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर गैस के लिए अगल अलग अलग हो तो वो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाएगा। द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए गैस मिक्सचर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है यहाँ पर। पार्शियल प्रेशर की क्या बोलेंगे? बच्चों आप इस बात को समझ सकते हैं, मान लीजिए 10 बच्चे हैं वो 100 किलो वजन को धक्का दे करके या उठा करके ले जा रहे हैं, तो एक बच्चे का कितना कंट्रीब्यूशन होगा वजन उठाने में? 10 बच्चे 100 किलो वजन उठा रहे हैं तो एक बच्चा कितना वजन उठा रहा है? सिंपल सी बात है, 100 में 10 का भाग दे दीजिए, 10 किलो वजन उठा रहा है, तो वो उसका पार्शियल वेट कैरी हो गया कि कितना हिस्सा उसके बट में आया है। इसी तरीके से टोटल एयर प्रेशर में कोई गैस का कितना रोल है, कितनी परसेंट है, वो एयर प्रेशर में उसको डिवाइड करेंगे। टोटल एयर प्रेशर में टोटल गैस का भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगा? उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए गैस मिक्सचर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर्स ऑफ O2 एंड CO2, PO2 एंड PCO2 आर गिवन बिलो। यहां पर पार्शियल प्रेशर बताया गया है बच्चों। रेस्पिरेटरी गैसेज है, ये गैसेज अलग अलग जगह पर है। और PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और PCO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर O2 का कितना है? 159 है, mmHg है। एयर में PO2 मतलब टोटल एयर का प्रेशर है, उसमें ऑक्सीजन का हिस्सा कितना है भाई? 159। और PCO2 का हिस्सा कितना है? 0.3 mmHg। क्योंकि जो एयर होती है उसमें एयर में CO2 का परसेंटेज है वो कम है, यहाँ पर परसेंटेज ज्यादा, ये 21% के लगभग है, ये 0.03% के लगभग है। तो यहाँ पर
कितना परसेंट बन रहा है इसका? 0.3% बन रहा है PCO2 का। एल्वोलाई में जाकर के यहां देखिए आप, ज्यादा बन रहा था, एटमोस्फियर में ज्यादा बन रहा था, एल्वोलाई में जाकर के PO2 कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा, और PCO2 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एल्वोलाई में, बाहर एयर में ये था 159.03 था, जबकि एल्वोलाई में आकर के PO2 104 और PCO2 40 हो गया। इसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर कितना है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पल्मोनरी आर्टरी ये लेकर के आ रही है। तो इस जगह पर कितना है? इस जगह पर होगा, ऑक्सीजन का तो होगा 40, PO2 40 है यहां पर, ब्लड के अंदर PO2 40 है, और CO2 है, PCO2 यहां पर होगा 45। जब वो आपका ब्लड लेके जा रही है एल्वोलाई में, तो PO2 40 एंड PCO2 45। इसके बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब गैसेस से एक्सचेंज हो जाएगा तो ये ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने के बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 हो जाएगा 95 और PCO2 हो जाएगा 40। और टिश्यूज में जाकर के, टिश्यूज में PO2 है 40, यहां पर PO2 है वो 40 है, और PCO2 है वो 45। अब आप देखिए बच्चों, एक्सचेंज कैसे होगा? पार्शियल प्रेशर पर निर्भर कर रहा है। यहां पर एक्सचेंज हो रहा है, सबसे पहले क्या होगा कि ऑक्सीजन है वो ब्लड में क्यों आती है? क्योंकि एल्वोलाई में PO2 104 है, जबकि ब्लड कैपिलरी में PO2 है वो 40 है। यहां 104 और यहां पर कितना है? इस जगह पर 40 है। तो 104 बहुत ज्यादा है, 40 कम है, तो ऑक्सीजन क्या होगी? हायर PO2 से लोअर PO2 की ओर आएगी, 40 की ओर आएगी। ठीक है। और इसमें देखिए PCO2 40 है, एल्वोलाई में PCO2 40 है, जबकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें PCO2 है 45 है। तो 45 से 40 कम है भाई, तो CO2 है वो जाएगी ब्लड कैपिलरी से एल्वोलाई में। तो पहला एक्सचेंज हो गया, किसकी वजह से? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, पार्शियल प्रेशर की वजह से। और इसके बाद में यहां आ जाइए आप, ये ब्लड में आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो आप PO2 कितना है? 95 है। इस ब्लड में 95 है, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 95 है, जबकि टिश्यूज में PO2 कितना है? 40 है। तो 95 से और 40 की ओर आएगा। और टिश्यूज में PCO2 कितनी है? 40, 45 है, टिश्यूज के अंदर 45 है, जबकि ऑक्सीजनेटेड में PCO2 कितनी है? 40 है। तो 45 से 40 की ओर वो जाएगा, यहां से CO2 इसमें आ जाएगा और O2 यहां आ जाएगा। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है बच्चों? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर एयर, ऑक्सीजन या दैट पर्टिकुलर गैस। समझ में आ गई बात? नहीं आई बताओ जल्दी से। जी, जी, स्लाइड में देख लेते हैं। PO2 in alveoli is more 104 mmHg than that in the blood capillaries, that is 40 mmHg. So O2 diffuses into capillary blood. O2 diffuses into capillary blood. PCO2 in deoxygenated blood. PCO2 in deoxygenated blood is more 45 mmHg than that in the volume of 40 mmHg in the alveoli. So CO2 diffuses to alveolus, इसलिए CO2 इसमें आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, एक बात तो गैसेस एक्सचेंज की हो गई कि पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से एक्सचेंज होती है। दूसरा फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस करता है गैस एक्सचेंज को? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2. So the amount of CO2 that can diffuse through diffusion membrane per unit difference in
पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन दैट ऑफ O2। मतलब जो उसकी सोल्यूबिलिटी पर भी निर्भर करता है। तो आप यहां समझ पा रहे हैं कि CO2 की सोल्यूबिलिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू O2। इसलिए हमने यहां पर देखा कि इनमें पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने के बाद में ही ये एक्सचेंज हो रही है। 104 है, यहाँ पर 40 है, तब एक्सचेंज हो रही है। जबकि CO2 के बीच में डिफरेंस है वो यहाँ 45 है, यहाँ 40 है। तो 40-45 का थोड़ा डिफरेंस होने के बाद में भी ये एक्सचेंज हो जाती है, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो O2 से कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसलिए पार्शियल प्रेशर कम होने के बाद में भी वो एक्सचेंज हो जाती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, ये सॉल्युबिलिटी को समझा रहे हैं। PO2 100 mmHg, O2 O2 में जो सॉल्युबिलिटी है, O2 की सॉल्युबिलिटी 5.20 मिलीमोल पर लीटर इसकी सॉल्युबिलिटी पाई जाती है। PO2 इसमें एयर में यहाँ बताइए, ये वाटर में बताइए। PO2 इजकल टू 100 mmHg, O2 0.15 मिलीमोल पर लीटर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एयर में तो इसकी 5.20 है, जबकि वाटर के अंदर 0.15 मिलीमोल है। और CO2 की बात करें तो PCO2 100 mmHg में CO2 है 5.20 मिलीमोल पर लीटर। एयर में इसकी सोल्युबिलिटी पाई जाती है, जबकि PCO2 100 mmHg CO2 3.00 मिलीमोल पर लीटर। मतलब पानी में इसकी डिफ्यूजन या सोल्युबिलिटी है वो ज्यादा है। पानी में ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी 0.15 मिलीमोल पर लीटर है, जबकि CO2 की 3.00 मिलीमोल पर लीटर है। तो इनकी डिफ्यूजन है, सोल्युबिलिटी है, उस पर भी निर्भर करता है गैस एक्सचेंज। और इसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये आप देखिए बच्चों, एल्वोलाई की मेम्ब्रेन है, ये बन रही है एल्वोलाई की मेम्ब्रेन है। इसके बाद में ये ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है, ये आपकी ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस पाया जाता है, जिससे कि वो एक दूसरे से चिपके रहे, जुड़े रहे। और ये एल्वोलाई की मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस और ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन, ये मिलकर के और बनाती हैं गैस एक्सचेंज सरफेस या मेम्ब्रेन, जिसके द्वारा वो डिफ्यूजन होता है। तो आप यहाँ इसको समझिए, ये एयर आ रही है, एल्वोलर कैविटी स्क्वेमस एपिथीलियम की बनी हुई इसकी मेम्ब्रेन है। बेसमेंट सब्सटेंस एंडोथीलियम, एंडोथीलियम है, ये ब्लड कैपिलरी का है। रेड ब्लड सेल्स जो कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। और ब्लड कैपिलरी, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये एल्वोलर वॉल है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों, ये कौन कौन सी चीजें होती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, 3 चीजों से मिलकर के बनी हुई है। सबसे पहली है स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, इट इज हेयर स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वोलाई, ये स्क्वेमस एपिथेलियम है। बी है एंडोथीलियम ऑफ एल्वोलर कैपिलरीज, एंडोथीलियम एल्वोलर कैपिलरीज का है। और जो कैपिलरी के ऊपर जो वॉल है उसको एंडोथीलियम बोल रहे, ब्लड कैपिलरी की वॉल को, जो एल्वोलाई को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इसको एंडोथीलियम ऑफ एल्वोलर कैपिलरीज बोल रहे हैं। और तीसरी है बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो चिपकाने वाला सब्सटेंस है इसको हम बेसमेंट सब्सटेंस बोल रहे हैं। तो इन तीनों से मिलकर के ये एक्सचेंज सरफेस बनती है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है। वो डिपेंड करती है कि अगर ज्यादा मोटी होगी तो एक्सचेंज है वो कम होगा, पतली होगी तो एक्सचेंज है वो ज्यादा होगा। इट्स टोटल थिकनेस इज ओनली 0.5 माइक्रोमीटर, इट एनेबल्स इजी गैस एक्सचेंज। इसकी मोटाई बहुत कम होती है, म्यू एम होती है, 0.5 म्यू एम होती है, इसलिए एक्सचेंज है वो गैसों का आसानी से हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा होता है बच्चों। आप ये देखेंगे, ये गुच्छे एल्वोलाई हैं वो इसका सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। प्रेजेंस ऑफ एल्वोलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स, इट इंक्रीजेस द गैस एक्सचेंज।
जितने यहां पर, क्योंकि एल्वोलाई बहुत ज्यादा पाई जाती है, इससे लंग्स का सरफेस एरिया है वो बहुत बढ़ जाता है। द सरफेस एरिया ऑफ ए ह्यूमन लंग इज इक्वल टू ए टेनिस कोर्ट। मतलब इतना बड़ा सरफेस एरिया होता है एक लंग का कि टेनिस कोर्ट के बराबर इसको अगर फैलाएं तो उसके बराबर का एरिया बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात भाई जी। और इसके बाद में नेक्स्ट, अभी ये जो पॉइंट है ना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। देखो, पहला एक्सचेंज हमने पढ़ा लंग्स टू एटमोस्फियर, एटमोस्फियर टू लंग्स। लंग्स के बीच में गैसों का आदान प्रदान है, वो एटमोस्फियर के बीच में, उसमें एयर आती है। इसके बाद में एल्वोलाई टू ब्लड सेल्स, एल्वोलाई से और ये आपके आरबीसी के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ये एल्वोलाई से O2 लेगा और CO2 एल्वोलाई में छोड़ेगा। और दूसरा एक्सचेंज होता है बच्चों ब्लड टू टिश्यूज। ब्लड में से O2 है वो जाएगा टिश्यूज में, और टिश्यूज से CO2 आएगा ब्लड में। तो इस तरीके से ये गैस ट्रांसपोर्ट होता है। कहां पर क्या चीजें होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज दैट आर O2 एंड CO2 फ्रॉम एल्वोलाई टू द सिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड वाइस वर्सा। ये एक्सचेंज दो तरीके के, दो चीजों हैं, दो सिर्फ दो गैसें हैं जो कैरी कर की जाती है, जो रेस्पिरेशन में काम आती हैं, रिलीज होती है, उनको हम रेस्पिरेटरी गैसेस बोलते हैं। O2 और CO2 रेस्पिरेटरी गैसेज है। और ये एक्सचेंज है वो होता है एल्वोलाई टू ब्लड, ब्लड टू सिस्टम्स, एंड सिस्टम्स टू ब्लड, एंड ब्लड टू एल्वोलाई। इस तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, O2 ट्रांसपोर्ट लंग्स और टिश्यूज के द्वारा जाएगा, CO2 ट्रांसपोर्ट टिश्यूज टू लंग्स। अब यहाँ कौन कौन से तरीके से O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको आप समझ लीजिए। बाहर की ओर से पहले वो आएगा एल्वोलाई में, एल्वोलाई से वो जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज से वो जाएगा टिश्यूज में। और दूसरा डायरेक्शन है टिश्यूज से CO2 आएगी ब्लड में, ब्लड से जाएगी एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से जाएगी एटमोस्फियर में। तो ये दो तरीके से एक्सचेंज होता है। O2 ट्रांसपोर्ट लंग्स टू टिश्यूज इन फिजिकल सॉल्यूशन, ब्लड प्लाज्मा के रूप में वो घुल करके जाती है, ब्लड प्लाज्मा में O2 डिजोल्व होकर के जाएगी। और दूसरा तरीका है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों आपको पता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन है वो बाइंडिंग कैपेसिटी रखती है, वो बाइंड हो सकती है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो चार बाइंडिंग साइट उसके पास में, एक हीमोग्लोबिन के पास में चार बाइंडिंग साइट होती हैं। तो चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वो बाइंड कर सकती हैं। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो दो तरीके से डिजोल्व होकर के गई, एक तो ब्लड प्लाज्मा के साथ में, और दूसरे हीमोग्लोबिन है उसके साथ में जुड़ के, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना करके आरबीसी के द्वारा कैरी की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है ब्लड के द्वारा। CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, एज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के रूप में वो जाती है ब्लड प्लाज्मा में, एज बाई कार्ब, एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। मतलब हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी जुड़ सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाइंड कर लिया उसने, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे आप कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और इसके बाद में तीसरा तरीका और भी है CO2 का ट्रांसपोर्ट होने का, वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में। तो ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन के साथ में, और आरबीसी में बाइकार्बोनेट्स के रूप में ये ट्रांसपोर्ट होते। तो इस तरीके से तीन तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के द्वारा CO2। और O2 है वो ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीके से। समझ लेते हैं कितना कितने परसेंट वो कैरी किया जाता है। O2 ट्रांसपोर्ट समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला देख लेते हैं, इन फिजिकल सॉल्यूशन ब्लड प्लाज्मा के 3% ऑफ O2 इज कैरीड बाय डिजोल्विंग इन प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में 3% O2 है वो डिजोल्व फॉर्म में
कैरी की जाती है ब्लड प्लाज्मा के द्वारा। और एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97% of O2 is transported by hemoglobin, red colored iron containing pigment on RBC। तो कैसे वो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर ये हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में आप यहाँ देख पा रहे हैं हीम ग्रुप है, ये Fe2+ दिया है, और ये फिर बाइंड हो सकते हैं हीमोग्लोबिन के साथ में। ऑक्सीजन है वो जुड़ सकती है, यहाँ पर जुड़ सकती है, यहाँ जुड़ सकती है, यहाँ जुड़ सकती है, 4 जगह पर वो बाइंड हो सकती है। तो इसको आप समझिए, आरबीसी, आरबीसी में ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स ये जाएगी, और एच बी मोलिक्यूल्स, यहाँ हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन बाउंड विद एच बी, ऑक्सीजन ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में और एच हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन है वो बाइंड हो जाएगी, और बाइंड होकर के फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, और वो ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे कहां पर, टिश्यूज में। तो ब्लड के आरबीसी के द्वारा कितने परसेंट कैरी किया जाता है, 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कैरी किया जाता है। ये आप ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं, और ये हीम यूनिट है, आयरन कंटेनिंग यूनिट है इस हीमोग्लोबिन। O2 binds with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. This is called oxygenation। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल होता तो एक बार जुड़ गया वो छूटेगा ही नहीं, परंतु जहां कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज्यादा है तो वो ऑक्सीजन है वो जुड़ जाएगी किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में। और टिश्यूज में क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है इसलिए ये ब्रेक हो जाएगी, रिवर्सिबल है, ये यहाँ आकर के टूट करके ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी, ये ऑक्सीजन रिलीज कर देगी। हीमोग्लोबिन हैज 4 हीम यूनिट्स, सो ईच एचबी मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। 4 हीम यूनिट है हीमोग्लोबिन के पास में, तो एक हीमोग्लोबिन है वो एक मतलब एक हीमोग्लोबिन है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकती है। आप ये देख पा रहे हैं Hb4+4O2 इजकल टू Hb4O2, ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करने की क्षमता रखती है। जब कंसंट्रेशन इसका O2 का हाई होता है तो Hb4O2 बनता है, जब कंसंट्रेशन O2 का कम होता है तो Hb4O8 है वो ब्रेक हो जाता है Hb4+4O2। Binding of O2 depends upon PO2 and PCO2, H+ ions concentration, pH and temperature। तो हीमोग्लोबिन के साथ में O2 का बाइंड होना वो किस पर डिपेंड करता है, PO2 पर। PO2 का मतलब है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर, साथ में CO2 की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वहां पर ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में कंपटीशन होने की वजह से कम बाइंड होगी, क्योंकि बाइंडिंग एबिलिटी है वो CO2 की ज्यादा है। तो इस पर निर्भर करता है कि O2 बाइंड होगी वो किस पर निर्भर करेगा, पहले तो PO2 मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर, साथ में CO2 की कंसंट्रेशन पर, साथ में ही पीएच, उसका पीएच है वो क्या है उस पर भी निर्भर करती है, और टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है। In alveoli, there is a high PO2, low PCO2, lesser H plus ions concentration and lower temperature. These factors favor the formation of oxyhemoglobin। एल्वोलाई में ये सारे फेवर करते हैं, PO2 ज्यादा है, PCO2 कम है, H प्लस आयंस हैं वो भी कम है, और टेम्परेचर भी कम है, इसलिए ऑक्सीहीमोग्लोबिन ज्यादा बनती है। In tissues, low PO2, high PCO2, high H plus ions concentration and higher temperature exist, so hemoglobin, oxyhemoglobin dissociates to release O2। जब टिश्यूज में जाती है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाती है, क्योंकि वहां पर टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन है वो कंसंट्रेशन कम होती है, यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यहाँ का पीएच ज्यादा होता है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट हो जाती है, टूट जाती है, और क्या रिलीज कर देती है, O2। यही हमें चाहिए। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around
5 ml of O2 to the tissues under normal physiological conditions। मतलब ये 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लगभग 5 ml O2 आपके टिश्यूज में पहुंचा देता है। तो आप इसको देखिए, एक ग्राफ दिया है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व दिया है। जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं, ये आपके हीमोग्लोबिन है वो बाइंड होने की क्षमता है वो बढ़ती जाती है, परंतु एक लिमिट तक। मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल है आपके हीमोग्लोबिन के, तो आपने 100 मॉलिक्यूल का मतलब है कि वो 400 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है। जब आपने कंसंट्रेशन 100 मॉलिक्यूल है, आपने O2 की कंसंट्रेशन 50 की, फिर 100 करी, फिर 200 करी, फिर 300 करी, फिर 400 करी, तो ये कंसंट्रेशन जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ये ग्राफ है वो बढ़ते जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के ग्राफ बढ़ता जाता है। परंतु 100 के 100 अगर एंगेज हो गए मॉलिक्यूल्स, हीमोग्लोबिन सारे एंगेज हो गए, तो उससे ज्यादा O2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, वो पीक पर चले जाएगा और उसको आप क्या बोलेंगे, ये स्टेग्नेशन बोल सकते हैं या स्टेशनरी हो जाएगा, ग्राफ है वो इस तरीके से चलते रहता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इट इज ए सिग्मोइड कर्व obtained when percentage saturation of Hb with O2 is plotted against the PO2। आप इस तरीके से प्लॉट करते हैं तो सिग्मोइड कर्व आता है। इट इज यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2 H प्लस कंसंट्रेशन एटसेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद Hb। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये कंप्लीट कर लिया है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। CO2 ट्रांसपोर्टेशन है वो अगले डिस्कशन में करेंगे। CO2 ट्रांसपोर्टेशन है वो इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद भी रखना है। अभी तक हमने ये जो डिस्कस किया बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो चर्चा करे थे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, और दिक्कत नहीं है तो क्लास छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ बच्चों।